जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग फिर से हमारे भाई साहब लंबे दौरे पे काम करने चले गए थे, बहुत समय बाद इनको वापस थोड़ी सी छुट्टी मिली है। अब ये करेंगे कि अब ये जिस दिन भाई साहब यहाँ पे नहीं रहेंगे उस दिन मैं अकेला ही डिस्कशन कर दूं ना, ताकि ये कंटिन्यू खत्म हो जल्द से जल्द। ताकि टारगेट यही रखा जाए कि यूपीएससी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो पाए, बिल्कुल 5-5 क्वेश्चन अब मिनिमम किया जाए। हाँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन मिनिमम। आज अब 10-15-20, आज 10-15 पूरा 10 पेपर कर ठीक लीजिए। ठीक ठीक वाह। मैं आज पूरा देर तक तैयार हूँ। आज हम लोग 2 घंटा 3 घंटा बैठ के पूरा पेपर ही निपटा देंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम नहीं शेयर करेंगे क्योंकि ये दर्द हो रहा था गट्टे। ये पेन बड़ी खतरनाक सी पेन है, बहुत उसका भारी हो जाएगा। 2 या 3 जो आप रैंडम पेपर 2 अच्छा उठा दोनों लीजिए। में अगर 20 क्वेश्चन है तो 10 दस 10 दस दस। ठीक है ना। और ये ये हम लोग क्या करेंगे, अब पन्ने पे लिखेंगे। ठीक है, तो पन्ने पे नहीं मैं लिखेंगे। इसी पे लिखूंगा भाई। हाँ कोई बात नहीं, आप इसी पे लिखिए। तो ऐसा करेंगे ना, ताकि जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं हाँ, उन लोग को ये बातें बड़ी क्लियर समझ आए कि हमें ये वाले पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम है एक ना, तो नंबर। हम लोग ये करेंगे। तो हम लोग सीधा पहले आप इंट्रो बताएंगे, फिर मेन बॉडी में कितने पॉइंट्स है वो बताएंगे, फिर कंक्लूजन बताएंगे, और मेन बॉडी में जो पॉइंट्स बताने हैं प्लस एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। तो चलिए आप पेपर निकालिए, क्वेश्चन निकालिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं, अपने साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओपन करके बैठिए, बेटर यही होगा। पेपर 2 हम लोग हम्म। शुरू करने जा रहे हैं। किस साल का? 2022 का ही ना, हम लोग ठीक, 22 से ही चल रहे हैं ठीक है। 2022 पेपर 2। पहला क्वेश्चन जो है, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना की गई है। ठीक है, इंग्लिश में बोल देते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया is the constitutionalization of environmental problem by the Supreme Court. Discuss the statement with the help of relevant case laws. हो गया, ठीक है। तो हम बताएं कि आप बता रहे हैं? हम भी बता दे रहे हैं, फिर आप ठीक बता दीजिएगा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि आप उसमें फिर सुधार कर लीजिएगा। हम्म पर्यावरणीय क्षेत्र में न्यायिक सक्रियता हम्म। भारत में विभिन्न संवैधानिक कानूनों का आधार देखी गई है, जो कि निम्न प्रकार से है। बस 2 लाइन में ठीक, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ठीक है था, ना। ठीक। पहला एक वेल्लोरवाद था, वेल्लोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 ठीक है। हम्म। उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था पॉल्यूटर पे सिस्टम का, ठीक है ना। प्रदूषण जो प्रदूषक भुगतान, प्रदूषण वो प्रदूषक भुगतान करे। प्रदूषक भुगतान कर रहा है, जो मतलब हाँ, उत्पन्न कर रहा है। जैसे कोई कंपनी है वेल्लोर। ग्रीन हाउस हाँ गैस का इमिशन करती है, कोई भी CO2 गैस का इमिशन करती है। कौन सा वो बोल रहा है? वेल्लोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 ठीक है, या उसको था सिटीजन ऑफ वेल्लोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है ना। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग का है मेहतावाद, ठीक है। MC मेहता। एमसी मेहतावाद है, ठीक है। एमसी मेहतावाद 1997 का था या 87 समथिंग 97 का था। ठीक है, इसमें क्या है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, ठीक है ना। स्वच्छ इसमें पर्यावरण तो ये है कि कानपुर में चमड़ा न बहाए जैसी जैसी। हाँ, तो उसको मतलब स्वच्छ जो फंडामेंटल स्वच्छ पर्यावरण को ठीक। फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ा, हाँ। उसको जीवन की गुणवत्ता के साथ जोड़ा, ठीक है। ये देखा जा रहा है। उसके बाद फिर एक और बात था आपका सुभाष वर्सेस बिहार स्टेट का बात था। उसमें ये बोला गया प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाए, ठीक है। कि हम क्यों क्या नाम से, जैसे हम लोगों का आफत आने के बाद क्यों बचाएं, पहले से। पहले में ठीक है ना प्री, तो उसमें प्रिकॉशनरी मेजर लेते समय जैसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस और बाकी चीजें हैं, उस चीजों को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। एक चीज और लाया गया, आप इसको देख सकते हैं कि वो जो 2016 का मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट वो एक्ट कुछ था, उसमें ये था नियम, बायोमेडिकल वेस्ट नियम, वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। हाँ प्रोड्यूसर एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म लाया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर वो कहीं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं इसी से रिलेटेड था, ठीक। फिर ठीक। उसके बाद पानी के अधिकार को भी नर्मदा बचाओ हाँ। और से नर्मदा आंदोलन स्वच्छ के जल का अधिकार, ठीक है ना, ये नर्मदा दिया। बचाओ। तो इस प्रकार भारत में संविधान जो था, संविधान एक क्या है, जीवंत आत्मा है, ठीक। चीजें परिस्थितियां बदलती रहती है, उसी हिसाब से मोल्ड करना, यही हम लोग का सोल था, ठीक है। तो उसको विस्तार करते जा रहा है। क्या विस्तार किया, फंडामेंटल राइट का विस्तार किया है। दूसरा क्या किया गया, मानव जीवन की गुणवत्ता को विस्तारित किया गया और उसको सिक्योर किया जा रहा है, ठीक है। संविधान की जीवंतता को बताए रख रहा है। फिर कंक्लूजन ऐसे लिख देंगे कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान एक जीवंत अवधारणा है, जो कि जुडिशियल रिव्यू के तहत संविधान पर्यावरणीय कानूनों से स्पष्ट होता है या साक्षात होता है। ये भी ठीक है। हम ऐसा किए हैं, हम इंट्रोडक्शन में ये बताएं, संविधान के अनुच्छेद 136, 131 पहले बताना चाहिए था। 131, 36, 142 आदि के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं, विभिन्न निर्णयों के माध्यम से पर्यावरण को भी उसमें क्या किया, विधिक ढांचे में आधार दिया है। पहला दिया है कि इसका विधिक आधार कहाँ से, तो पहला पॉइंट बताएं कि विधिक आधार, तो बताएं अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। बधुआ मुक्तिवाद, मेनका गांधीवाद और अन्य वादों में सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मूल अधिकार माना, ठीक है।
तो हम पहले ये बताएं कि अनुच्छेद 21 इसका विधिक आधार माना है कि जीवन जीने के अधिकार में इसको निहित माना है। फिर हम दूसरा पॉइंट बताएं कि विभिन्न निर्णयों में संस्थाओं का गठन किया गया है। जैसे दिल्ली में गंभीर प्रदूषण को लेके ईपीसीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी, ईपीसीए का गठन कराया था। मतलब पूरा नाम नहीं याद है तो ईपीसीए लिख दीजिएगा। और इसका गठन, ठीक है, इसका गठन कराया था। इस तरह से नदीय निकायों पर विशेष ध्यान देता है। गंगा को कई बार मानव का दर्जा देकर, ठीक है, गंगा को मानव का दर्जा देकर, और खासतौर पे जो आप एमसी मेहतावाद बताए हैं, ठीक है, तो अच्छा, एक चीज जैसे संस्थाओं में एक एनजीटी आया है, वो एमसी मेहतावाद के बाद आया है। हाँ शायद, जहाँ एग्जैक्टली, मैंने वो ठीक है। अलग से बताया है, हाँ, एमसी उसको मेहतावाद। एक हेडिंग अलग से दिए हैं हम, मतलब इसी तरह से लिखे हैं। तो फिर बताएं कि नदीय निकायों पर विशेष ध्यान दिया, तो गंगा को मानव का दर्जा देकर अधिकार प्रदान किया गया है, और इस पे कई बार राफ्टिंग पे रोक लगा दी गई है, चमड़े को बहाने पर रोक लगाया गया है, ठीक है। वाद एग्जैक्टली एमसी मेहतावाद है। एमसी मेहतावाद में बोला गया था चमड़ा न बहाएं, जो सीवेज डायरेक्ट गंगा में न बहाएं। फिर वेदांता माइंडवाद में इसने क्या किया था, पर्यावरण में स्थानिक नागरिकों के प्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अधिकारों की पुष्टि की थी कि भाई स्थानीय अधिकार, मतलब स्थानीय, और वो उनका माइंड का राइट रद्द कर दिया था। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर अभी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट एनालिसिस संशोधन नियम 2020 जो आया है, संशोधन नियम 2020 जो है, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर आया है। भले से उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने जो दिया था वो चीज लागू नहीं हुई है, लेकिन आया उसी में। तो हम ये बताएंगे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट एनालिसिस अधिसूचना 2020 जारी की गई, जिसके तहत परियोजनाओं द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को न्यूनीकरण की प्रयास किया जाता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लिख सकते हैं। फिर हम कहें कि न्यायिक विशेषज्ञ बॉडी का गठन किया गया। फिर छठवां पॉइंट ये बताएं, न्यायिक विशेषज्ञ बॉडी, जैसे निर्णयों के आधार पर ही एनजीटी का गठन किया गया। चाहे एमसी मेहतावाद हो, इतना बाद याद नहीं था, 3 ही बाद याद थे, ठीक है। एक तो ये था, क्या कहते हैं, वेदांता माई ने क्या था, एक मेनका गांधी और बधुआ मुक्ति मोर्चा याद था, एमसी मेहता भी याद कर लीजिए, और याद कर लीजिए वेल्लोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया याद कर लीजिए, प्रदूषक भुगतान करे, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन याद कर लीजिए, जल स्वच्छ मूल अधिकार है। फिर निष्कर्ष दिए हैं यहाँ पे कि पर्यावरण सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कई बार कार्यपालिका ही दृष्टि से या कार्यपालिका कहीं ना कहीं की कार्यपालिका लागू पे करने की बाधित दृष्टि से, करते हैं, हाँ, ठीक है। चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं, परंतु ये निर्णय मानव जीवन मानव को गरिमा अधिकारों के को साथ प्रताड़ित जीवन करते हुए भारतीय संविधान की मूल आत्मा को बचाए रखते हैं, मतलब साक्षात्कीकरण, हाँ, या बचाए रखते हैं। बचाए बहुत संक्षिप्त में, कंक्लूजन बहुत लंबा नहीं दे सकते, ठीक है। अब कुछ और बात आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। जैसे एक तो पटाखों पर प्रतिबंध, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पटाखों, वायु प्रदूषण देख के पटाखों पर बैन कर दिया था, ठीक है। तो एक ये भी हम लोग बता सकते हैं। फिर इसमें ये बताया गया कि सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत की, वही एमसी मेहतावाद में और महत्वपूर्ण था कि निजी संपत्ति न बनाया जाए। फिर पर्यावरण और व्यापार, ठीक है, पर्यावरण और व्यापार की भैया किसी भी व्यवसाय को मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन करना होगा। सुभाष कुमार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वही सुभाष कुमार, हाँ, वो आप बताए थे, तो क्या था फिर से बताइएगा। कि भाई स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, मूल अधिकार, फुल बहुत बार बोली है, एनवायरनमेंट, ठीक है। बहुत बार बोली है। और 10 साल पुराने वाहनों को एक बार डीजल उजल को बंद कर दिया था, ठीक है, बस यही है ना, पर्यावरण एनजीटी बंद किया था ना, 15 साल वाला पुराना लिखा है, क्या लिखा है, कि न्यायालय ने दिल्ली से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया था। एनजीटी तो बहुत बाद में बनी है, एनजीटी तो बहुत। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग आर्टिकल और नोट कर लीजिए, जो कि हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन नए प्रकार से अगर बनता है तो काम आएगा। एक तो आर्टिकल 21 है, स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार, अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, जो कि हम लोग बताए कि बहुत सारे बाद में सुभाष कुमार, मेनका गांधी, बहुत सारे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बार बार पुष्टि की है। अनुच्छेद 47 है, जो कहता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य सुनिश्चित करेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार बिना पर्यावरण के सुधार के हो नहीं सकता। अनुच्छेद 48 ए कहता है राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने हेतु देश के वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। बेसिकली आप एक बात ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद 48 ए के ही पुष्टि करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कैंपा कोष का गठन किया था। ये भी कैंपा कोष है ना, वो भी सुप्रीम कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया था एक तरह से, तो मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट ही बनाती है। अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि जंगल जीवन और वन्य जीव की रक्षा करेगा, पर्यावरण में सुरक्षा करेगा। तो आप लोग को ये 4-5 मतलब आर्टिकल भी याद करना है, तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 ए और आर्टिकल 51 ए जी, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स भी याद रखना है मेंस के लिए। सेकंड क्वेश्चन ये रहा सामने, मैं बोल देता हूं। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवाजाही और निवास का अधिकार भारतीय नागरिकों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवाजाही और निवास का अधिकार भारतीय नागरिकों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है, टिप्पणी कीजिए। पहले ये कर लेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत आर्टिकल 19 में 19 1D में सभी व्यक्तियों को 1D और ई मिला के 1D और 1D में
सभी नागरिकों को अबाध रूप से भारतीय क्षेत्र में भ्रमण करने एवं बसने की स्वतंत्रता का अधिकार है। किंतु आर्टिकल 19(5) के द्वारा ही उन अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध भी लगाया गया है, जो कि निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। तो पहले 1D और 1E आप बता दीजिए। 1D में बता दीजिए कि इस भारत के सभी नागरिकों को भारतीय भू क्षेत्र में अबाध रूप से बिना प्रतिबंध के भ्रमण की आजादी देता है। 1E सभी नागरिकों को बसने का अधिकार देता है। 2 पॉइंट हो गया। फिर बता दीजिए कि 19(1)(5) क्या कहता है। 19(1)(5) कहता है कि 19(1)(D) और 19(1)(E) पर युक्ति प्रतिबंध है। उन प्रतिबंधों का आधार क्या होता है? 3 होता है। एक राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी होगा, ठीक है। दूसरा आपका होगा राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद लोकहित और लोक स्वास्थ्य, ठीक है ना। 3 आपका आधार पर वो प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, राष्ट्रीय। अच्छा, एक चीज और है, हाँ, जो ट्राइबल्स एरिया होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, एग्जैक्टली उनकी संस्कृति को क्योंकि reject जानते हैं, ये करके- ध्यान में रखिएगा, हाँ, ये एक महत्वपूर्ण, मतलब बीच में टोक के बता रहे हैं। इस प्रश्न में ये कहीं नहीं कि हमें 19 के ही दायरे में बात करना है। हाँ, ठीक है, प्रश्न कह रहा है संपूर्ण क्षेत्र में आवाजाही निवास का अधिकार तो उपलब्ध है, ठीक। लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है। तो क्या हो सकता है उसके बाहर भी रोक हो, भाई आप आप अनुसूचित क्षेत्र में नहीं जा ठीक, सकते, अनुसूचित आप क्षेत्र में सुरक्षा रूप से कोई सुरक्षा रूप से नहीं जा सकते, इंपॉर्टेंट, ठीक मान है? लीजिए लद्दाख का कोई ऐसा एरिया है, बिल्कुल, बिल्कुल। या सपोज परमाणु संयंत्र है, आप परमाणु नहीं दावा कर सकते कि हमें तो रुकना है, बसना है यहीं पे। अब इसमें क्या क्या है? संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं बिल्कुल, जा बिल्कुल, सकते, तो बिल्कुल। ये बात बहुत बढ़िया, तो आप सही तो बता रहे अब ये पहला हम लोग बता देते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कैसे है, ठीक है ना। तो वो ऑफिशियल सीक्रेट, वो कौन सा सीक्रेट एक्ट था हैं। 1923, इसके तहत रोक थोड़ा ना नहीं है। अच्छा, इसके तहत रोक। और फिर बाकी आपका जम्मू कश्मीर के बहुत सारे क्षेत्रों में भी लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक आधार ये हो गया। दूसरा आधार हो गया भौतिक रूप से फिजिकल मूवमेंट का आधार। जैसे इनर परमिट लाइन होता है, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट होता है, उसकी अवधारणा जो है कि इसके आधार पर बाहर लोगों को किसी ट्राइबल एरिया में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में भ्रमण पे रोक लगाया जा सकता है। क्यों? उसके आधार पर उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, ठीक। फिर लोक स्वास्थ्य होता है। लोक स्वास्थ्य के आधार पर नागरिकों के भ्रमण के अधिकार को भी कहीं ना कहीं वो प्रतिबंधित किया जाता है। किस आधार पर? आपका एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, अथॉरिटी एक्ट 2005 है, वो आपदा वो पेंडेमिक एपिडेमिक एक्ट, 1997। मतलब एपिडेमिक एक्ट अभी आप बताए थे, जिसका अभी रिसेंट में संशोधन किया गया था हाँ, कि वो 90 हमला जो 1857 का ही चलता है, ठीक है ना। ठीक। उस आधार पर, इन दोनों एक्ट के आधार पर अभी हम लोग मतलब कोविड जब चल रहा था तो बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। एक ये हो गया। फिर निवारक, आपका वो देखते हैं निवारक निरोध के केस में क्या है। इसमें होता है कि जैसे कोई भी है कि अगर कुछ मान के चलिए आट के, जैसे वो एक दंगा होने का है या बेसिकली भाई इसको हम लोग कहते हैं लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था के, लोक व्यवस्था के पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, ठीक है ना। जैसे दूसरा एक होता था निवारक प्रतिबंध। जैसे अगर मान लीजिए किसी को गुंडा एक्ट है या कुछ है, तो किसी भी एरिया में रोक, मतलब जाने पर ही रोक लगा देते हैं। और एक पब्लिक मोरालिटी और एलिटी का भी एक आधार है, तो इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। अब ये क्यों लगाया जाता है? वही बात है कि भारतीय राज्य जो है, भारतीय राज्य की अवधारणा को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए, इनके नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए और अन्य नागरिकों के गरिमा के अधिकारों को सुरक्षित रखने के ये लिए, सबसे बड़ी बात ठीक है, है, गरिमा के अधिकार गरिमा, हाँ, आधार कि पर आपकी तो अधिकार रहे और हाँ। अन्य के भी अधिकार सुनिश्चित हो। कॉन्सेप्ट अगर मतलब ऐसे कोई जरूरी नहीं लिखना। अनुपातिक सिद्धांत के परीक्षण का आधार होता है, जिसके आधार पर राज्य रोक लगाता है, रोक किस पर लगाता है? नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए, ठीक है ना। अनुपातिकता के आधार पर ही, बेसिकली रैशनैलिटी के आधार पर ही रोक लगाई जानी चाहिए। परीक्षण क्या है? अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाना ही ये कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पर लगाते हैं, ठीक है। और अनुपातिक रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आपके जाने से, आपके भाषण देने से मान लो 2 लोग भड़क रहे हैं, 3 लोग गुस्सा कर रहे हैं आपस में, तो आप पे ही रोक लगा दी जाए पूरी तरीके से। एक अनुपातिकता के आधार पर रोक लगानी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मान लिया ऐसा हो कि आपका वहां पे जाना जरूरी हो, कई बार जैसे दंगा फसाद भड़का, कोई नेता का दौरा है, तो कोशिश यही की जानी चाहिए कि उस पर रोक उतनी ही लगे। ऐसा नहीं कि उसको डिटेन करके जेल में बंद कर दिया, ऐसा कि भाई वहां जाने नहीं दिया, उसको वापिस भेज दिया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। रैशनैलिटी ये भी होती है, ठीक है। तो अनुपातिक कंक्लूजन में वही लिख देंगे कि दोनों जरूरी है। तीनों पॉइंट जो है, लोक स्वास्थ्य, नहीं, कंक्लूजन में ये क्यों मैच कराएंगे? कंक्लूजन में सीधे बोलिए कि प्रतिबंध और
स्वतंत्रता दोनों अनिवार्य है। अनिवार्य है, ठीक है। देश हाँ, के महात्मा गांधी एकता और कहते थे अखंडता के लिए एकता दोनों जरूरी। अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबंध और अधिकार दोनों में संतुलन के आधार पर इस अवधार 19(1) और 19(5) को देखा जा सकता है। 19(d)(e) और 19(a)(5) को देखा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। तो हम भी इसी तरह से लिखे इंट्रोडक्शन में बताया अनुच्छेद 19(1)(d)(e) ये बताएं के तहत अधिकार है, लेकिन इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। तो पहला हम वही पॉइंट, डायरेक्ट पहला पॉइंट बताएं, लोक नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो उदाहरण के तौर पर कौशल्या बनाम यूपीवाद, ये चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। कौशल्या बनाम यूपीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेश्यावृत्ति में जो लिप्त लोग हैं उनके पब्लिक गैदरिंग पे रोक लगाई जा सकती है। तो ये हम लोग एक बात याद रख लेंगे, कौशल्या बनाम यूपीवाद। दूसरा, लोक व्यवस्था व सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर, जैसे भीड़ भड़कना, कहीं दंगा भड़कने वाला है, कहीं पे दंगा फसाद इत्यादि होने वाला है, तो धारा सीआरपीसी का सेक्शन पब्लिक मोरालिटी वाला लोक केस, नैतिकता, ठीक है। नहीं, लोक नैतिकता, ठीक है। तो इसके आधार पर भी रोक लगाया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है लोगों का, जैसा कि अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया। तीसरा हम बताएं, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं एकता अखंडता, खासतौर पे सीमावर्ती क्षेत्र या फिर आप समझ लीजिए संवेदनशील क्षेत्र, जो स्पेशल एरियाज हैं, जहाँ पे आप देखेंगे वहां पे इनर लाइन परमिट जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं, ठीक है। तो वहां पे ताकि मतलब देश की एकता अखंडता के साथ कोई खतरा ना हो पाए, ठीक है। फिर है कि स्थानीय नागरिकों के अधिकार, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद जो 6वीं अनुसूची है उनके क्षेत्रों में और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जहाँ पे स्थानीय नागरिकों की संस्कृति एवं उनके रहन सहन, उनकी परंपराओं को कंजर्व करना है, संरक्षण करना जो आवश्यक है, सांस्कृतिक संरक्षण के आधार पर, ठीक है ना। तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर इनका इस पर भी रोक लगाया जाता है, ठीक है। एक दो पॉइंट इन्होंने अलग से बताए थे, तो भी आप नोट कर लीजिएगा। परमिट वाला बता हाँ, वही ये बता दिए सीमावर्ती क्षेत्रों स्पेशल एरिया में, ठीक है। कंक्लूजन में बेसिकली ये 4-5 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और वो आप लोग को लिखना ही है। कौशल्यावाद आप लोग चाहें तो बता सकते हैं। कंक्लूजन मैंने यही दिया है कि मूलतः अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, बल्कि अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता और गरिमा सहित जीवन जीने के अधिकार एवं सहित अन्य बहुत सारे मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसीलिए यह अनिवार्य तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में इस युक्तियुक्तता को क्या किया है, स्वीकार किया है। खड़ग सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश हाँ, सवारी हाँ, ट्राई करते हैं। वो स्वतंत्रता के अधिकार के, अच्छा, कुडनकुलम वो बना रहे थे और सुंदर राजन का केस है, हाँ, उसके आधार पर उन्होंने बोला जो वहां पे बसने का जो आधार है वो प्रतिबंधित रहेगा। ठीक है। तो एक मतलब जानते बहुत सारा वाद कंफ्यूज रहेंगे बच्चे। एक वाद कौशल्या बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, इसमें हम लोग एक याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, जैसे वही अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम में इनर लाइन परमिट है, ठीक है। समान जनता गई अनुसूचित जाति है ना। खड़ग सिंह वाद वही पुलिस द्वारा अनुचित नौकरानी और हमले, ये कौशल्या केस याद किया है, कौशल्या केस इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रश्न संख्या 3 ध्यान से सुन लीजिए। आपकी राय में भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस हद तक परिवर्तित किया है, ठीक है। तो जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस हद तक परिवर्तित किया आपकी राय में, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए सभी लोग, तुरंत लिखना। आपकी राय में सत्ता के विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। तो हम लोग फिर आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन सत्ता के विकेंद्रीकरण को वास्तविकता मतलब या जमीनी स्तर पर उतारा गया, ठीक है ना। जिसके आधार शासन की मतलब स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को के तंत्र को मजबूत किया गया और अवधारणा को सुनिश्चित किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, डायरेक्ट संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक। सूद अब उसके बाद फिर इसमें क्या परिवर्तन किया गया है, तो देखिए पहले इसमें लोक भागीदारी मतलब लोकतांत्रिक भागीदारी मूलक संस्कृति का विकास, ठीक है। किस चीज में, नियमों के निर्माण में, जैसे जीपीडीपी बीपीडीपी होता है ग्राम सभा के द्वारा अपनी हमको नीतियां क्या, हमको विकास के लिए क्या चाहिए, रोड बनवाना है, सामुदायिक भवन बनवाना है, सार्वजनिक शौचालय बनवाना है, प्लेग्राउंड बनवाना है, ये लोगों के द्वारा ग्राम सभा के द्वारा, ठीक। उसके बाद फिर क्या किया जा रहा है, वंचित वर्गों का कल्याण, आर्टिकल 273D और उसके द्वारा मतलब महिलाओं को और शेड्यूल ट्राइब को वो दिया गया है, आपका आरक्षण दिया गया है, D, अच्छा, ठीक है। तो 273 की 43, 243 आप 73 बता रहे हैं। अरे 73वां संविधान संशोधन है, हाँ, अच्छा। और 243D वाला वो है, ठीक है ना, 243D के द्वारा, ठीक। उसके बाद फिर वंचित वर्गों का कल्याण हो गया। क्षमता निर्माण कैसे हो रहा है, अगर उनके द्वारा नेतृत्व क्षमता का विकास किया गया है, किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक है। उसके बाद उत्तरदायित्व और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय किया गया है, ठीक। कैसे, जो सोशल ऑडिट है इनके द्वारा स्थानीय स्तर पर सोशल ऑडिट को किया गया, ठीक है। अच्छा, एक हम लोग एक चीज ये हो गया। अब इससे हो क्या रहा है, सेवाओं के चयन का अधिकार मिल रहा है। लोक चयनवाद एक टर्म होता है, उसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। लोक चयनवाद, हाँ, लोक चयनवाद, ठीक है। उसके बाद फिर जो संस्थाओं पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उनका विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद लक्षित वर्गों का जो चयन है, जो कौन है, किनके लिए योजना, जैसे आप हम लोग देखें अगर वो अ, आवास योजना, तो वो लक्षित वर्ग कौन है वो स्थानीय स्वशासन के द्वारा ही डिसाइड किया जा रहा है, ठीक है ना, कि इसमें किसको आवास मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए। फिर मूल्यांकन किया जा रहा है, लीकेज पर रोक लगा है, उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुआ। तो एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है या जो नव प्रशासनवाद है, उसकी अवधारणा को ये वो कर रहा है और प्रशासनिक प्रभाविता और वित्तीय उत्पादकता को सुनिश्चित कर रहा है, ठीक है ना। कैसे, पहले 50 लीकेज होता था 85%, अब नहीं होता है, ठीक है यार, उस हिसाब से, ठीक है। तो बस अभी इसमें देखिए, इसमें दो पार्ट थे मेन बॉडी। इंट्रोडक्शन तो मैंने भी सेम दिया ही वाला, बोला किस हद तक परिवर्तित किया, तो पक्की बात है पूरा नहीं कर पाया होगा, हाँ, तो कुछ सीमाएं भी आपको बतानी है कि हाँ। इतने हद तक किस किया, सीमा तक? हाँ, लेकिन बिल्कुल ये ठीक। सीमाएं हैं। तो पहली बात, ये पार्ट छूटना नहीं चाहिए। अब पहली बात, जैसे इसमें एक दो कीवर्ड यूज कर सकते हैं, जो आपने जो पॉइंट बताया वो मैं नहीं रिपीट करूंगा। एक हम लोग पॉइंट ऐड कर सकते हैं, सहायकता के सिद्धांत का अनुपालन किया गया, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी, ठीक है, कि जैसे 29 विषय हैं हाँ। 9वीं अनुसूची के, मतलब सॉरी 10वीं अनुसूची है ना, कौन सी है, 10वीं और 11वीं सातवीं और अनुसूची, 12वीं अनुसूची। 11वीं 12वीं 10वीं हाँ, 11वीं 12वीं, 10वीं 10वीं अनुसूची हाँ, वो है, दल बदल, दल बदल। 11वीं 12वीं अनुसूची में 29 और क्रमशः 18 विषयों को हाँ, ठीक है। स्थानीय 11वीं में स्वशासनों को और इसमें सौंपा 18, गया, ठीक है ना। स्थानीय स्वशासनों को सौंपा गया, तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा इन्होंने बताया, जन भागीदारी में वृद्धि, निरंतर चुनाव और लक्षित वर्गों के चयन में ये हिंदी क्या लिखे हैं आप? वो है सहायकता के सिद्धांत, क्या? सहायकता, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी, सब्सिडी। हाँ, सहायकता के सिद्धांत को। फिर बॉटम टू टॉप अप्रोच स्टार्ट हुई है, पहले टॉप टू डाउन अप्रोच होती थी, अब बॉटम टू टॉप अप्रोच की गई है, और नीति आयोग के आने के माध्यम से ये और बढ़ गया है, जिला योजना समिति जैसी निकायों का गठन किया गया, ठीक है। फिर जवाबदेही आधारित शासन इन्होंने बताया था, सोशल ऑडिटिंग, मनरेगा इत्यादि में किया जा रहा है। फिर एक है लैंगिक समानता सुनिश्चित हुई है, किस हद तक परिवर्तन हुआ है शासन परिदृश्य, तो शासन महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, 44% ग्राम प्रधान अब देखा जाता है, लगभग कई जगह 50% तक भी ग्राम प्रधान महिलाएं हैं। सोडा विलेज का हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो छवि राजपूत है, वो बहुत मतलब प्रसिद्ध है, ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं उसका। वित्तीय विकेंद्रीकरण भी हुआ है, तो न केवल, हाँ, कहीं एमबीए करके वित्तीय विकेंद्रीकरण भी हुआ है कुछ राज्यों में सफल तरीके से, खासतौर पे केरल इत्यादि में। फिर जनजातीय क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया, अनुसूची 5 के क्षेत्रों में पैसा लागू करके उनके अधिकारों को और सुनिश्चित किया गया, पीईसीए, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है, ये भी लागू किया गया। तो ये मैंने 7 पॉइंट बताए हैं बेसिकली, जो सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं जमीनी स्तर पर। सीमाएं भी हैं कुछ कुछ, जैसे फंक्शनरी और फंड का अभाव, ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं जैसे वास्तविक अधिकार न्यून है, ठीक है, मूलतः निर्णय डीएम सीएम यही लोग लेते हैं, जिला योजना समितियां इन्हीं के आधार पर चलती है। फिर प्रधानपति की समस्या है बेसिकली, ठीक है, तो मुखौटा प्रधान या प्रधानपति की समस्या आप बता सकते हैं, एक ये वाली प्रॉब्लम है। नकारात्मक राजनीति है, विकेंद्रीकरण हो गया लेकिन दारू और मुर्गा पे भी राजनीति चलती है, तो नकारात्मक राजनीति आप ये बता सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव भी इसने बढ़ाया कई बार। और आप बता सकते हैं विशेषज्ञता का अभाव है, और कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं के बराबर है, ठीक है, कि मतलब कैसे डिसीजन मेकिंग करना है, खासतौर पे शहरी स्थानीय निकायों में कैसे कर इकट्ठा करना है, ठीक है, शासन किस तरह से करना है, कैसे नागरिक केंद्रित प्रशासन पहुंचाना है, थोड़ा सा इसमें अभाव है। फिर मैंने क्या किया, कंक्लूजन में जो आपने जीपीडीपी बताया ना, मैंने उसको कंक्लूजन बताया कि जो शहरी स्वशासन रणनीति है 2035 नीति आयोग की, और सरकार द्वारा जीपीडीपी है ना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, ये क्या करेगा, जमीनी स्तर पर परिदृश्य को क्रांतिकारी हद तक परिवर्तित करने में सक्षम है, और उपरोक्त चुनौतियों का समाधान यह कर सकते हैं। मैंने बहुत शानदार तरीके से, मतलब शॉर्ट तरीके से इसको बता दिया, शानदार तो नहीं कह सकते। अब ठीक है, कुछ पॉइंट ऐड करना तो इन लोगों को देख के करा देते हैं अगर कुछ रहे तो, ठीक है। आम आदमी की भागीदारी हमने बताया था, लगभग 2.5 लाख पीआरआई हैं। सार्वजनिक सेवा वितरण ये भी हम लोग ने बता दिया था। महिला सशक्तिकरण भी बता लिया था। बढ़िया उत्तरदायित्व भी बता दिया था। समुदाय सरकार के बीच में सेतु, ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। योजना विकास हमें बता दिया था, पारदर्शिता बढ़ा दिया था, ठीक है ना। अब वही बताया मुद्दे, देखिए मैंने कहा था ना, मुद्दे बताना बहुत जरूरी है कि कार्य निर्दिष्ट नहीं है, ठीक है, 29 विषयों का हस्तांतरण नहीं संभव है। हाँ, एक ये जरूर बताइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरास्टेटल निकाय। जैसे क्या होता है ना, कई बार जैसे एक मान लीजिए गोरखपुर निगम है, अब इसके साथ हमने बता दिया गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जीडीए, तो पैरास्टेटल हो गया ये भाई, निगम नगर निगम के कार्य में जीडीए बहुत सारे हस्तक्षेप कर रहा है, तो ये एक पैरास्टेटल निकाय, आप मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो स्थानीय स्वशासन में पैरास्टेटल निकाय, तो ये एक प्रॉब्लम लोग जरूर बताएंगे, पैरास्टेटल निकाय, ठीक है। हाँ,
कार्यक्षेत्र निकाय में क्या है? वही बताना, जैसे जीडीए बना दिया गया, जैसे देखिए नगर निगम तो संवैधानिक निकाय है, लेकिन जीडीए सरकार ने बना दिया, जीडीए को बहुत सारा काम दे दिया कि भैया ये डेवलपमेंट हाँ, करना है, जीडीए जीडीए करा वर्सेस देगी। नगर जीडीए वर्सेस नगर निगम, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, तो वर्सेस इससे जिला प्रयासों का दोहराव होता है, प्रयासों का दोहराव होता है। ठीक है, फिर हो गया स्पष्ट दिशा, क्षमता का अभाव, निरक्षरता ये है। फिर सरपंच पति बताई दिया हमने, वित्त की समस्या बताई दी, फंड फंक्शन फंक्शनरीज हमने बताई दिया, है ना। कंक्लूजन में भी बता सकते हैं, सुमित बोस समिति की सिफारिशें बता सकते हैं हम लोग, है ना। और राजकोषीय विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। तो दो सुझाव दे सकते हैं, सुमित बोस समिति और राजकोषीय विकेंद्रीकरण, ये दो कीवर्ड बहुत महत्वपूर्ण है जो हम लोग को बताने चाहिए। ठीक है, तो राजकोषीय विकेंद्रीकरण हमें बताना चाहिए। बॉटम अप जिला परिषद तो है, सब सहभागी स्थानीय योजना, वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, राजकोषीय विकेंद्रीकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन। जैसे बेंगलोर जो जिला प्रशासन है, ये संपत्ति कर को दुगना किया है, मुंबई वाला बहुत बढ़िया है। ठीक है, बस आगे हमने कंक्लूजन ठीक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग तुरंत नोट करिए, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका पर चर्चा करें। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 64 और 89(1) में प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। तो हम ऐसे लिखे हैं, भारतीय संविधान के तहत उपराष्ट्रपति न केवल कार्यपालिकीय जिम्मेदारी के रूप में राष्ट्रपति का मतलब सहायक होता है, बल्कि, है ना, बल्कि वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी काम करता है। ठीक है, मतलब सबसे सेकंड हाईएस्ट, मतलब दूसरे सबसे उच्चतम संवैधानिक पद के रूप में उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका न केवल भारत का उपराष्ट्रपति बल्कि द्वितीय सदन या उच्च सदन का सभापति भी, सभापति ठीक है ना। होता है। आर्टिकल 64 के अनुसार इसी में डाल दिया, जिसके तहत वह निम्न भूमिकाओं 64 और 89(1) 64 और 89(1) के तहत उपराष्ट्रपति 89 याद रखना पड़ेगा। अब ये क्या क्या कार्य करता है, मतलब कैसी भूमिका है, तो बोले सदन का कार्य संचालन, कि कौन से विधेयकों को प्रस्तुत करना है, कब प्रस्तुत करना है, सबको अवसर देना, वो टू द पॉइंट एक एक पॉइंट इसमें निकाल के संचालन को हम लोग डालते हैं पीठासीन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में। बिल्कुल एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर यही पूछा ही है ना, बोला है कि, हाँ बोला है कि, देखिए क्वेश्चन में ही बोला है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका है, नॉर्मली नहीं पूछा है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में ये भूमिका है कि सदन का कार्य संचालन, किस विधेयक को अनुमति देनी है, किसको क्या करना है। ठीक है, तो उसमें विधेयक की अनुमति, विधेयकों के वरीयताकरण का निर्धारण, हाँ, सभी लोगों को बोलने का बोलने का मौका देना, और एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात आ जाती है कि नियमों इत्यादि की व्याख्या करना। ठीक है, तो ये हो गया। फिर बताएं, समितियों का, बहुत सारी समितियों का अध्यक्ष भी होता है ये। और अभी जैसे रिसेंट में मतलब लोकसभा के, मतलब संसद में किस तरह से बैठकें होनी चाहिए, उसका प्रारूप किस समय, तो वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में बना था, जो लास्ट बार बना था। और जो उपराष्ट्रपति थे उस समय के, महामहिम वेंकैया नायडू, महामहिम बोला जाता है कि नहीं बोला जाता पता नहीं, तो बेसिकली ये भी बना था। कार्य नियम संचालन समिति इत्यादि का भी कई बार अध्यक्ष होता है। फिर क्या करता है, सदस्यों की नियुक्ति भी करता है महत्वपूर्ण समितियों में। ये महत्वपूर्ण समितियों में सदन की जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का एक हो गया दो रोल, दूसरा क्या समितियों के, हाँ, मतलब समितियों में राज्यसभा नियुक्ति समिति, करता है सदस्यों की। फिर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करता है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर सदन से निकाल देना, ये सब कर देना। ठीक है, मौका देना। अच्छा, समिति की राज्यसभा समिति कितने होती, 6 क्या होता है, नहीं, बहुत सारी समितियां होती हैं, जैसे आप देखेंगे लोक लेखा में तो पूरा वही होता है। एक आपका पब्लिक एस्टीमेट कमेटी बना, एस्टीमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति, उसमें होता है। बहुत सारी स्थायी समितियां होती हैं जिसमें होता है अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में। हाँ, फिर ध्यान रखिए, चूंकि ये निर्वाचित नहीं होता है, तब मत बराबरी की स्थिति में ही मतदान का अधिकार होता है। हाँ, 100, तो ये ध्यान रखना है ना, मत निर्वाचित नहीं, मत बराबरी की स्थिति में, बराबरी की स्थिति में अनुच्छेद 100 बोल रहे हैं। फिर ये लोकतांत्रिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है। लोकतांत्रिक प्रथाओं को कैसे बढ़ावा देता है भाई, विपक्ष को बोलने का मौका देता है। ठीक है, उनके भी मुद्दों पर चर्चा करता है ना, किसी दल से निष्पक्ष रह के कार्य करने की कोशिश करता है। बताएं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण पद है, और न केवल कार्यपालिका ही सर्वोच्चता है, बल्कि विधायी भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। अतः उपराष्ट्रपति के पद को निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक प्रथाओं को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। ठीक है, तथा बस भाई इतना ही बहुत है, कंक्लूजन खत्म, ज्यादा लंबा चौड़ा क्यों बताना है। ठीक है, बस इसमें क्या दिया, कुछ इंपॉर्टेंट दिया है। प्रधान वक्ता होता है, इसमें एक बात बताया कि सदन का प्रधान वक्ता होता है, सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ ठीक है, सदन की गरिमा सुनिश्चित करता है, तो हमने वही बताया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही उसी तरह से बताया। विचार विमर्श को सुविधाजनक हमने बता दिया। व्यवस्था का रख रखाव ये भी बनाया, कार्य संचालन नियम ये सब। मतदान वाला भी हमने बता दिया। बिल में पेटेंट त्रुटियों को ठीक करता है, एक पॉइंट ये भी है कि बिल में पेटेंट त्रुटियों का, व्यवस्था के रख रखाव के ऊपर क्या था, अरे भाई कि भाई नियम इत्यादि की व्याख्या, यही सब है ना। राज्यसभा सचिवालय का मार्गदर्शन करता है, एक पॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण। प्रेस गैलरी में प्रवेश अध्यक्ष के नियंत्रण में।
निर्देशन हाँ, वो संसदीय विशेषाधिकार है, आर्टिकल 150 को का भी सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करता है। हाँ, इसीलिए हम लोग ये भी लिखेंगे राज्यसभा सचिवालय। मेरे दिमाग में पॉइंट था ये लिखना। राज्यसभा सचिवालय किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है पता है क्या? नहीं, ठीक है, 105 के लेकिन याद अंतर्गत कर तो वो आता है विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। मार्गदर्शन। जानते हैं ये पॉइंट दिमाग में था, कई बार ऐसा एग्जाम में होता है कि पॉइंट आपके दिमाग में होता है, लिखने जाते हैं तो छूट जाता है। तो ये नियमों उसका एक ही तरीका है, मतलब बार बार अभ्यास कर लें लिखे तो आ जाएगा, ठीक है ना? तो वेंकैया नायडू का कार्यकाल ये बताया कि चुनाव हुआ था। ठीक है, अगला किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 हुए ना, 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, वैधानिक निकाय से संवैधानिक निकाय में परिवर्तन के मद्देनजर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट की भूमिका पर चर्चा कीजिए। सही, हम बता देते हैं। हाँ बताओ। ठीक है, अब 1993 में सांविधिक जो हाँ। माइनॉरिटी कमीशन, बैकवर्ड कमीशन था, उसको 103वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, जिसका मूल उद्देश्य था पिछड़े वर्ग के जीवन गुणवत्ता में सुधार करने, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना था। ठीक है, अब इस संबंध में उनके क्या किया गया जब 103वें संविधान संशोधन द्वारा 102 102वां था। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था? 338 बी और 338 342 ए। 338 बी और 342 ए, हम 338 बी लिखें ठीक के है, तहत ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक अध्यक्ष है और 5 मेंबर होंगे। ठीक है, सही। ठीक। और उसके बाद फिर इसका कार्य क्या है? संवैधानिक कानून। अध्यक्ष 5 मेंबर हैं, मतलब हमको श्योर नहीं है, हम ठीक इसलिए है, लिखे ही नहीं। हम 5 लिख दिए, हम ठीक। इसे तुक्का मार दिए जब 5 चलेगा। होता है। ठीक है ना, संवैधानिक कानून जनरली 5 मेंबर नहीं होते हैं, अगर एक 5, अध्यक्ष अच्छा होता है। अध्यक्ष को लेके, अध्यक्ष हाँ, के साथ 5 मेंबर। ये ठीक बात है ना, थोड़ा सा ध्यान और उसमें एक चीज ये जरूर रहता है, एक महिला होंगी और एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से। ठीक है ना, संवैधानिक कानून पिछड़ा वर्ग में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब क्यों होगा? एक बता रहे हैं जनरल, इसमें नहीं होंगे, इसमें एक महिला होंगी इसमें बस। होगा। ठीक है ना, इसमें नहीं डाला जाएगा, ये थोड़ा- इसमें एक महिला होंगी सदस्य और अध्यक्ष के साथ 5 मेंबर होंगे। इसमें क्या है कि जो बैकवर्ड कास्ट से संबंधित मामलों की जांच करना, उनको दिए गए संवैधानिक अधिकार एवं संवैधानिक कानूनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को देखना, उनके मतलब अगर किसी भी प्रकार की वो हो कार्य में, मतलब उसको क्या शोषण हो रहा है या किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, तो उससे संबंधित मामलों को अपने पास बुलाना ना, ये सब की वो करना, और इससे नियम बनाते समय सलाह देना सरकार को। ठीक है ना, नियम और कानून बनाते समय सलाह देना। अब इसमें क्या कमी है? ठीक है ना, पहला कमी की एक है कि ये सलाहकारी है। दूसरा मतलब इसमें क्या है, सिविल न्यायालय की शक्तियां इस भी इसको प्रदान है। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, बट सलाहकारी है, वित्तीय शक्ति नहीं प्रदान कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार इसकी भूमिका थोड़ी सी सीमित हो जाती है, किंतु संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद इसकी प्राथमिकता में वृद्धि देखी जा सकती है, जो कि भारत में समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के संदर्भ में क्या नाम से महत्वपूर्ण रहेगा। बस हम बेसिकली ये बताएं कि यही बताएं 338 बी के तहत 102वां संविधान संशोधन के तहत इसको बनाया गया। ठीक है, परिवर्तन के मद्देनजर क्या भूमिका हुई, तो हम ये बताएं कि जैसे अब सूची में परिवर्तन करना होगा तो इसकी सिफारिशों के आधार पर ही संसद परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसकी सिफारिशों को संसद में देगा और संसद तभी सूची में परिवर्तित होगी। तो इससे मेनली जो आरक्षण इत्यादि की मांग है, कभी मराठा आरक्षण कभी है आरक्षण, तो उस पर क्या होगा, कंट्रोल कर सकती है सरकार। फिर दूसरा हम बताएंगे राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देगा, स्थिति देगा। ठीक है, तो सुरक्षा उपाय मतलब जब भी मतलब आयोग को लगे तो वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, तो राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देगा। फिर बताएंगे क्योंकि संवैधानिक निकाय बना दिया गया है तो क्या कर सकता है, इसकी शिकायतों इत्यादि पे भी जांच कर सकता है और राज्यों से भी रिपोर्ट मांग सकता है ये क्या स्थिति है। फिर बताएं इसकी अर्धन्यायिक शक्तियों में जो है उसमें सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय ये क्या कर सकता है, किसी को बुला सकता है, दस्तावेजों की मांग कर सकता है, शपथ पत्र इत्यादि को वो कर सकता है। ठीक है, प्रतिनिधित्व की मांग को युक्त करेगा, ये बता ही दिए थे, है ना। अधिक स्वतंत्रता इसकी सुनिश्चित होगी क्योंकि संवैधानिक निकाय, पहले क्या था कार्यकारी निकाय था। हाँ, अब संवैधानिक निकाय तो अधिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। और पहले बेसिकली जो उत्तरदायित्व भी प्रभावी, पहले जो इनके उत्तरदायित्व मूलतः अनुसूचित जाति आयोग के पास ही थे, अब इसके पास अलग से मिल गए। कंक्लूजन दिए कि चूंकि भारत में समावेशी विकास के लिए पिछड़े वर्ग की उन्नति बहुत अनिवार्य है एवं आवश्यक है। अतः इस संदर्भ में जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को उचित प्रकार से लागू करके इसमें भी जो ये है बाइफर्केशन है इसको लागू किया जाना चाहिए। बस ऐसे बोल दिए, जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इसका आर्टिकल 340 है क्या? नहीं, आर्टिकल है इसमें 338 बी और 342 ए। ठीक है, 2 आर्टिकल है, 338 बी 342 ए। ठीक है, अभी ब्रेक ले लेते हैं।